गाइस गुड आफ्टरनून। सो आज हम आपके लिए लाए हैं थोड़ी डिफरेंट सी गाड़ी, और हमारे पास एक्सप्रेसो है जो ऑटोमेटिक है। तो हमारे भाई साहब हैं एवरेल जी, तो उनसे काफ़ी समय से बात हो रही थी, तो इनके पास आना था, लेकिन रिव्यू के लिए थोड़ा टाइम मुझे देखना पड़ा। और मैं आपको बता दूं मैं बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई मीन बहुत लंबे, मतलब लॉकडाउन के बाद पहली बार 10 दिन के ट्रिप पे जा रहा हूँ। और ये जो जगह है वो बिल्कुल एक्सट्रीम जो हिमालय का बॉर्डर है। अगर आप लोगों ने कैलाश मानसरोवर सुना है, आदि कैलाश सुना है, ओम पर्वत सुना है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और निक्सॉन टेस्ट होने वाली है, डीजल गाड़ी है। इसी टाइम के लिए मैंने डीजल ली थी। गाड़ी अभी रास्ता अभी भी बना है, बहुत कच्ची रोड है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 अक्टूबर के बाद वीडियो आपको कम मिले और मैसेजेस भी आपको रिप्लाई कम मिले। तो आने के बाद मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखिएगा, 4-5 एपिसोड बनने वाले हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी और जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा ट्रिप की बात। जो एवरेल जी से काफ़ी समय से बात हो रही है, तो उनसे 2-3 चीज़ें जान लेंगे। पहले तो गाड़ी का एक्सपीरियंस, और उसने परचेज जो किया था क्या डिसीजन लिया, और इन्होंने मारुति की गाड़ी जो ऑटोमेटिक है वही क्यों ली, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी एक्सेसरी बनाई। उसकी दूसरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक सवाल जो हर वीडियो में मैं जो ओनर है उनसे पूछता हूँ कि आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है एवरेल जी, हाँ जी। तो मारुति की एक्सप्रेसो ऑटोमेटिक ही क्यों? सो आपने अपने क्वेश्चन में एक आंसर तो दे दिया है। मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी। मैं क्लच गियर करते करते परेशान हो चुका था। इससे पहले मेरे पास गाड़ी थी मारुति ऑल्टो, जो मेरे डैड का गिफ्ट था 2013 में। उन्होंने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया था। इससे पहले ऑल्टो चला रहे थे? ऑल्टो चला रहा था, वो उन्होंने ली थी। हाँ। तो इस बार मेरा था कि भाई ऑप्शन तो और भी थे, ज़्यादा बड़ी गाड़ी भी ले सकते थे। लेकिन इस बार मेरा था कि भाई मुझे खुद को परचेज करनी है गाड़ी, और मेरा बजट फिक्स था 5.5, मतलब 5.5, उससे ऊपर नहीं जा सकता था मैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप व्यूअर्स भी समझ सकते हैं कि एक बजट होता है फैमिली का, उसके उतने में ही अपने मैनेज करना होता है। तो मुझे ये था लेनी ऑटोमेटिक है। अब मेरे पास बच रहे थे 3 ऑप्शन। मेरे पास थे 3 ऑप्शन। एक ये है जो आपके सामने है, एस्प्रेसो। एक थी रेनो क्विड, और एक थी रेडिगो की, डैटसन रेडिगो फेसलिफ्ट। अच्छा, दोनों का फेसलिफ्ट, तीनों ऑटोमेटिक? हाँ, तीनों ऑटोमेटिक में अवेलेबल हैं टॉप मॉडल्स में। अच्छा, मेरा एक और कंसर्न था, क्योंकि कई यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे, तो उसमें लोगों ने बोला था कि आप 5.5 में, 6 में आप अपर सेगमेंट का बेस मॉडल ले लीजिए, बिल्कुल सबसे नीचे वाला। मुझे ये था कि भाई बेस मॉडल जो थी मेरी ऑल्टो थी, वो LXi थी। मुझे ये था, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, देखिए होता है सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा ये था कि मुझे जो भी लेना है टॉप मॉडल लेना है उस सेगमेंट का, तो वो मैंने लिया है। और ये रीजनिंग थी मेरी इसके पीछे। तो वंडरफुल। तीन कारें इन्होंने सेलेक्ट की थी, क्योंकि मार्केट में और AMT भी है, लेकिन टॉप मॉडल की बात करें, मिड मॉडल की बात करें, तो बजट से ऊपर हो जाती है, इसलिए उन्होंने ये मॉडल सेलेक्ट किया। तो कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए, और कितनी आपने चला ली अभी तक? मैंने जुलाई 2020 में ली थी। मैंने चला ली है अराउंड 1200 किलोमीटर। सिटी में ही रन रहा है मोस्टली, मतलब ऑफिस आना जाना। और एक लंबा ट्रिप था, जो कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर गुड़गांव गया था पहली बार। मतलब ये लॉकडाउन वगैरह, वीकेंड लॉकडाउन हमारे नोएडा में था, तो वो हटने के बाद तो पहली बार वहाँ पे गया था मैं। तो उस ट्रिप में बहुत बढ़िया चली है ये गाड़ी। बाकी मैं डिटेल में अभी और बताता हूँ इसके बारे में। तो ये बता दीजिए कि हाईवे पे अभी तक नहीं गई है, सॉरी। अच्छा, सिर्फ सिटी पे चली? हाँ, हाईवे पे जाना है, अपने घर जाना है, तो नवंबर में तब हाईवे पे चलेगी। उसका रिव्यू मैं आपको देता हूँ बाद में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ी थी? ये टॉप मॉडल है, ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको? ये ऑन रोड पड़ी थी, जो एसेसरीज मैंने लगाई हैं वो मैं हटा के बता रहा हूँ फिलहाल, फिर लगा के बताता हूँ। तो हटाने के बाद ये मेरे को पड़ी थी 525 की, और उसमें 15,000 की एसेसरीज मैंने लगाई हैं। तो टोटल कर लीजिए आप 540 करीब का टोटली आपको ऑन रोड पड़ा, इंक्लूडिंग ऑल दी एसेसरीज, आफ्टर मार्केट एसेसरीज। तो 2 महीने आपने चला ली है, उसके बाद फिर 1200 करीब चला ली। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अभी तक का एक्सपीरियंस ये है, गाड़ी लेके गलती नहीं करी, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं तो खुश हुआ। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है, देखिए कोई भी, जैसे आपके वीडियोस में भी कहते हैं, और है ना बाकी यूट्यूब पे जितने भी रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, सब में यही कहा जाता है कि है ना कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। तो उसमें ये भी है इंक्लूडेड, कोई सी भी गाड़ी और होगी, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये गाड़ी में प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, लेकिन है। वंडरफुल। तो उसी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपसे जानते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमें
स्पेशली हमें ये समझना चाहिए, आप जितने पैसे दे रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है पहले, और वो पैसे जस्टिफाई कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस या नहीं। बिल्कुल, इनके अविरल जी की बात बिल्कुल सही है। अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, अपना बजट देखिए, उस हिसाब से फिर गाड़ी, बहुत सारे जो गाड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्रायोरिटी और बजट के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बहुत सारे करने के बाद एक फाइनल डिसीजन लेने के बाद कार आप परचेज कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो आपने बोला प्रोज बहुत सारे हैं, कॉन्स बहुत कम है, तो पहले प्रोज से शुरू करते हैं। जी, तो इसमें प्रोज क्या क्या है, आपको क्या क्या लगते हैं वो बता दीजिएगा। तो प्रोज में सबसे पहले तो जो इसके अंदर है इंजन, K10B इंजन एकदम शानदार इंजन है, मज़ा आ जाता है चला के, और वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन है। पुरानी ऑल्टो में भी वही था K10 इंजन, और ये इतना बढ़िया इंजन है। अगर आप विद एसी भी 4 लोगों को बिठा के चलाएंगे, जो मैं कभी गुड़गांव गया था तब मेरे मतलब बुआ फूफा जी वगैरह वो सब बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लैग नहीं, कोई ये नहीं कि है ना धीरे चल रही है, स्लो चल रहा है, दिक्कत आ रही है। वो गए जमाने, पुराने वाले जमाने गए। अब जो BS6 में तो बहुत ही बढ़िया इंजन है। अगर इसका आप एसी ऑफ कर दो, मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह की टर्बो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलाई है, लिटरली भागती है ये गाड़ी। मतलब रोकना पड़ता है इसको ड्राइव करके देख लेंगे हम लोग, वो एक्सपीरियंस में। हाँ बिल्कुल, आप चला के खुद ट्राई करके देखिए। और क्या क्या प्रोज हैं इसके? एयर कंडीशनिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। मतलब इस रेंज में, बेसिक रेंज में 5.5 लाख रुपए में अगर इतने सारे प्रोज मिल रहे हैं तो इट्स रियली गुड। फिर दूसरी चीज जो है इसके अंदर, इसका इंग्रेस एग्रेस जो है, अंदर आना बाहर जाना बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस आप देखिए बहुत बढ़िया है, 180 mm है। गड्ढों में से निकालो, कैसे भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके अलावा इसमें जो टच स्क्रीन दिया है, ये VXI प्लस AGS है, टॉप मॉडल है। इसमें टच स्क्रीन बिल्कुल स्लीक है। अच्छा है, बिल्कुल लिटरली आप जैसे आजकल के स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स यूज करते हैं वैसा है, बिल्कुल स्वाइप में कोई दिक्कत नहीं, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। और तीसरी चीज, पीछे का जो लेग स्पेस है, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाने के बावजूद भी मारुति ने इतना बढ़िया लेग स्पेस निकाला है इसमें से, आप पूछिए मत। मतलब 4 सीटर परफेक्ट, 5 सीटर में एक किड जो है क्लास 10th तक का बच्चा बैठ जाएगा, और अगर कोई बहुत पतला है तो मे बी एडजस्ट कर सकता है शॉर्ट ट्रिप्स की। AMT गियर बॉक्स वन ऑफ द बेस्ट इसमें इस सेगमेंट में, मैं सेगमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऊपर और भी बेटर है, AMT गियर बॉक्सेस और ऑटोमेटिक है, CVT है, बट इस सेगमेंट में इतना शानदार AMT गियर बॉक्स मैंने सारी चला के देखी है। रेडिगो भी चलाई है, क्विड भी चलाई है, एस्प्रेसो भी चलाई, इवन टाटा टियागो भी चलाई है मैंने इसको लेने से पहले, उसका AMT। टाटा ने काफ़ी सुधार करा। मेरे फ्रेंड की जो टियागो AMT है, जो BS4 राइट करेक्ट, वो मेरे ही कहने पे उसने ली थी। तो उसने उसकी AMT में 2nd to 3rd गियर में थोड़ा सा लगता है कि भैया कब बदलेगा ये। हाँ मतलब ये फीलिंग आती है भैया बदल जा, तो वो अभी तक बदल तो नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है यार। आई एम सो एक्साइटेड टू ड्राइव इट, और ड्राइव करने के बाद देखते हैं कि वास्तव में जिस हिसाब से हमारे अविरल भाई बोल रहे हैं, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट। एक चीज मैं क्लियर कर दूं सारे व्यूअर्स को, सबको, हेड नॉड AMT है होगा, उसके 2 फंडे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो, ये इंस्टेंटली है ना, गियर 3 गियर डाउन करके, 2 गियर डाउन करके आपको एक्सेलरेशन तो दे देगा, लेकिन वो आपको फील होगा हेड नॉड। अगर आप लाइट फुटेड चलते हो तो हेड नॉड नहीं होगा। दूसरी बात ये देखिए, इस सेगमेंट में या फिर इससे थोड़ा एक ऊपर स्पोर्ट्स हैचबैक सेगमेंट में जो भी गाड़ियां देख रहे हैं, उनको आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ना चाहिए ये हेड नॉट वेड नॉट से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो कैसा लगा आपको? हाँ, स्टीयरिंग का ये है, स्टीयरिंग बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही वेग हो, मुड़ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, बढ़िया स्टीयरिंग है। बस एक चीज़ और कर देते मारुति वाले, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते, क्योंकि क्विड जो फेसलिफ्ट है उसका स्टीयरिंग बिल्कुल मतलब लाइट है, और पार्किंग स्पीड्स में और स्लो स्पीड्स में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये थोड़ा हैवी लगता है। उसका ब्रेकिंग वगैरह कैसा लगता है आपको? ब्रेकिंग, हाँ ब्रेकिंग में क्या है, जैसे क्विड है वो, मैं थोड़ा कंपैरिजन भी हो रहा है यहाँ पे। जो क्विड मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी उसकी इंस्टेंट ब्रेकिंग है, मतलब आपने ब्रेक दबाया वो गाड़ी यूँ रुक जाएगी। ये थोड़ी प्रोग्रेसिव है, तो आपको ऐसा नहीं है कि गाड़ी भिड़ी जाएगी जाके इमरजेंसी सिचुएशन में, बट यहाँ पे थोड़ा आपको नॉर्मली ड्राइव करते हो थोड़ा प्लान करके चलना पड़ता है। तो इसमें ABS और एयरबैग वगैरह आते हैं? इसमें डुअल एयरबैग्स हैं, गवर्नमेंट के सारे मैंडेटरी सेफ्टी नॉर्म्स फुल्ली लोडेड हैं इसके अंदर। 5.5 लाख में और क्या लगता है? रिवर्स पार्किंग सेंसर है, सब कुछ है। वो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ये सेफ्टी नॉर्म्स लेके आए इंडिया में, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। और आज एक 800 से लेकर के
टॉप मोस्ट सबसे महंगी गाड़ी में मिनिमम सेफ्टी तो हमें मिल रही है। सो थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया। सीट का कंफर्ट कैसा लगा आपको? हाँ जी, सीट्स में ये है, सीट्स कंफर्टेबल हैं। शॉर्ट ड्राइव में जो मेरी गुड़गांव वाली ड्राइव थी उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल, कुछ फील नहीं हुआ। तो सीट्स में ये भी अच्छी बात है कि आप ऊंचा बैठते हो तो आपको बोनेट दिखता है बिल्कुल बाकायदा आराम से। कई पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा। हालांकि सीट कवर मैंने भी लगा लिया है, लेकिन जो कंपनी फैब्रिक वाली जो सीट्स देती है ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहीं नहीं है। आपको स्वेटिंग नहीं होगी। जैसे इन्होंने बोला था धूप में गाड़ी जो सीट आपके गर्म नहीं होते। अमूमन ऐसा देखा गया कि जब धूप में खड़ी होती है आते हैं ना, बहुत सीट वगैरह गर्म होते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सीट कवर को अवॉइड कीजिएगा, फैब्रिक ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब सीट कवर लगता है तो सीट के जो मिडल वाला पार्ट का जो कपड़ा है पूरा निकलता है, तो सीट वैसे आपकी ख़राब हो ही जाती है। तो उसको मत लगाइएगा। जब लगता है कि 2-3-4 साल के बाद बहुत ख़राब हो रही है, तब जाके अगर लगाना चाहो तो सीट कवर लगा सकते हो, वरना आप 6-7 हज़ार रुपये सीट कवर में बचा सकते सस्पेंशन है इसका, बहुत बढ़िया सस्पेंशन है फॉर द सेगमेंट। फॉर द सेगमेंट सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। कोई गड्ढा मतलब ऐसा नहीं है कि फील होता है, देखिए हर गाड़ी में फील होता है। हाँ। और मतलब ये है कि किसी गड्ढे में, जैसे ऑल्टो में जो फील होता था या प्रॉब्लम आती थी मेरे को कि एकदम वो सस्पेंशन मूवमेंट की वजह से एकदम से लगता था कुछ लगा भैया नीचे। इसमें बिल्कुल बिल्कुल बटर स्मूथ या सॉफ्ट नहीं है, बट इतना है कि कंफर्टेबल है, इरिटेटिंग नहीं लगेगा। सस्पेंशन बहुत अच्छे सेटअप करेगा। हाँ, सस्पेंशन का सेटअप बहुत अच्छा है। नॉर्मल माइलेज मेरे को अभी जो MID बता रहा है वो है 13.3। इसका अंदर एक इस स्मार्ट प्ले स्टूडियो में एक और बढ़िया चीज़ है, हर ट्रिप का माइलेज बताता है ये आपको। बहुत बढ़िया। टॉप 5 ट्रिप्स का माइलेज दिखाता है। हाँ जी, तो उसमें मेरे को 19.9 तक भी मिला हुआ है माइलेज। उस एक पर्टिकुलर ट्रिप हिसाब से। अब इसके कॉन्स पे आते हैं। इसमें कॉन्स क्या क्या लगता है आपको? कॉन्स जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग से आपको बताया कि पहले तो है ना, इसमें जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए था पार्किंग स्पीड्स और स्लो स्पीड्स के लिए। दूसरा इसका हॉर्न है ना, मारुति 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 भाई क्या स्कूटी का हॉर्न लगा के दिया था क्या इसमें? अभी मैंने चेंज करवाया है, आफ्टर मार्केट की एसेसरीज में से एक ये हॉर्न भी है। आप मानेंगे उस हॉर्न से साइकिल वाले तो क्या पैदल चलने वाले नहीं हटते थे। तो भैया जो भी ये ले रहा हो इसका हॉर्न जरूर चेंज करा लेना। वंडरफुल। तो और एक तो वो हो गया, ये हो गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर कभी कभार जो है, देखिए रोड नॉइज़ हर गाड़ी में आती है। ये पहले तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, छोटा इंजन है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि नॉइज़ आएगी, रोड नॉइज़ आती है इसमें, इंजन नॉइज़ भी आती है, बट वो इंजन की नॉइज़ इतनी अच्छी लगती है, फील होती है पेट्रोल इंजन की नॉइज़ कि है ना, वो बुरी नहीं लगती वो नॉइज़। और उसके अलावा जो कौन है वो है विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर दिस सेगमेंट, कि वाइब्रेशन है, पेडल में है, फ्लोर पे है, गियर बॉक्स में है, स्टेयरिंग में है। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है। ये तब है, एक तो जब गाड़ी आइडल पे हो और AC बंद हो, जैसे ही आपने AC चलाया, मतलब सीट तक हिलने आपको लगेगा कि सीट भी हिल रही है, जैसे ही AC चलाया वो सब चला जाता है। ये क्या मजाक है? जनरली जब AC ऑन करते हैं तभी वाइब्रेशन आना शुरू होता है। आप कह रहे जब AC चलाते तो वाइब्रेशन खत्म, गायब। मतलब अगर वो 10 था वाइब्रेशन तो वो आगे 2 पे हो जाता है, 1 या 2 क्या पे। ये बात कर रहे हो? इतना डिफरेंस है? हाँ, इतना डिफरेंस। वंडरफुल, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और कौन कौन से कॉन्स लगते हैं? और बाकी बढ़िया है, और ओवरऑल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बूट स्पेस, हाँ बूट स्पेस भी 240 लीटर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो विजिबिलिटी है रात को, हाँ, नाइट विजिबिलिटी अंदर बैठ के ड्राइवर सीट से बहुत बढ़िया दिखता है। जो हेडलाइट्स हैं स्पेशली आप देखेंगे ऊंची हैं, हाइट उसकी ज़्यादा है। ऑल्टो की अराउंड यहाँ कहीं थी, नीचे होती है। हाँ। तो ये इसका लो बीम भी अच्छा है, हाई बीम भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो। आप लोग मुझे ये मत कहना कि मैं बाइस्ड हूँ टाटा के लिए। जो चीज़ सही है वो तो सही है, वो मैं क्वेश्चन में रेज जरूर करूँगा। और जैसे कि अविरल जी हमने बात की थी कि हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये हर गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले लो, कुछ अच्छाई कुछ बुराइयां होती हैं, और ये आपका ओपिनियन है, ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपको कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करनी है, एनालिसिस करके कीजिएगा। और जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल हम टॉपिक में इनसे पूछने वाला हूँ कि इन्होंने अल्टो यूज़ की और अभी दोबारा इन्होंने मारुति की गाड़ी ली है। क्या कभी आपको सेफ्टी का कंसर्न हुआ है? मतलब ऑनेस्टली बोलिएगा, ट्रूली जैसे आपको लगता है, ये नहीं कि आप मारुति की गाड़ी आपके पास है, ऑनेस्टली बोलेगा कि आपके मन में विचार क्या है? कभी भी ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्केट में फैला हुआ है, इनकी ग्लोबल एनकैप बिल्कुल नहीं, तो अब वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन है ना, मतलब मेन बात ये है, देखिए आप देखिए एक एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। एक इंसान है, उसकी छोटी फैमिली है, 5.5 का बजट है, उसको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। आप मेरे को बता दो कौन सी और गाड़ी लेता मैं? सेकेंड हैंड मुझे लेनी नहीं थी, ऊपर वाले सेगमेंट में जा नहीं सकता था, मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो था, उसमें से ये लिया है मैंने।
अच्छा दूसरी चीज़, अभी आप इस गाड़ी से थोड़ा सट के खड़े हैं, आपको शीट मेटल पीछे जाते हुए लग रहा है, फील हो रहा है? बताइए। नहीं। नहीं ना, ये ऑल्टो में होता था। हम्म। तो यानी कुछ तो इन्होंने करा है, ये Change मैंने भी किया। ट्राई करके देखा है, यहाँ पे शायद कुछ बीम है, कुछ तो है इधर, हम्म। कि वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि ये दब गया है ऐसे करके। जो आपने सवाल पूछा ना, मैं खड़ा हूँ कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसे, मुझे लग भी रहा था कि ये दब नहीं रहा है। हाँ, एक तो ये अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इस सेगमेंट के हिसाब से। अब वो मतलब मारुति अगर ऐसा कर रहे हैं, आने वाले प्रोडक्ट्स में भी करेंगे तो वेल एंड गुड यार, बहुत बढ़िया। लेकिन जो पॉइंट है, जो सब जिसका वेट कर रहे हैं कि भाई आपकी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी आपने क्यों नहीं ली, देखिए जो मेरे पास ऑप्शन था इस 5.5 के बजट में, वो थी टाटा टियागो, जो बहुत ही लाजवाब गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। मेरे फ्रेंड को मैंने रेकमेंड करी है, उसने मेरे कहने पे खरीदी है, तो मैंने क्यों नहीं खरीदी, तो वो इसके पीछे रीज़न ये था, उसमें मेरे पास सिर्फ या तो एक्सी आता या एक्सटी, मुश्किल से मुश्किल एक्सएम तो बंद हो गया, अब एक्सटी आता उसका, और वो भी मैनुअल आता, उसमें बहुत कुछ तामझाम बाहर से लगाना पड़ता, और वो फिर वेट करना पड़ता, स्ट्रेच करना पड़ता, तो वो मैं उतना कर नहीं सकता था। प्लस मेन रिक्वायरमेंट मेरी AMT वो नहीं आता। तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, हमारे को देखना पड़ता है हमारा बजट, हमारी फैमिली, हमारी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं बात मैन्युफैक्चरर्स पे। टाटा महिंद्रा हैट्स ऑफ, लाजवाब काम, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही हमारे को सेफ गाड़ियाँ देते रहो। ये एक ओनर खुद कह रहा है। हमारी प्रिय मारुति सुजुकी, कृपया करके थोड़ा एफर्ट डालें, और कृपया करके थोड़े से हमें, आपने बहुत अच्छा काम करा है, थोड़ा और कर दीजिए, और हम लोगों को भी एक वो दे दीजिए, क्योंकि आप 50% मार्केट ओन करते हैं इस सेगमेंट का, और मतलब आई मीन इस कंट्री के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालेंगे तो सबको सबका ही फ़ायदा होगा। और उल्टा देखिए, अब आप डिज़ायर में ESP और हिल होल्ड लाए हैं, ये ज़रूर से ज़रूर आने वाली जो नेक्स्ट फेसलिफ्ट जब भी लोगों का आएगा, उस सेगमेंट में वो लोग देंगे ही देंगे, क्योंकि मारुति ने दिया है। तो एक लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात हो जाती है, तो वो चीज़ है। बाकी एक मैसेज मेरा और है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जैसे हमारे ARAI फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सर्टिफिकेशन आता है हर गाड़ी के साथ, सर्टिफाइड बाय ARAI, वैसे सर्टिफाइड बाय भारत एनकैप भी कर दीजिए ना। 3 स्टार आए तो गाड़ी लॉन्च होगी, वरना वापस बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, 3 स्टार लेके आओ तब लॉन्च करने देंगे। सिंपल, ना रहेगा बांस, ना यार बजेगी बांसुरी, अविरल भाई, आई सल्यूट यू फॉर दिस मैन। प्रॉब्लम ही सॉल्व। इनका पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही वैलिड है। मैं इनसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बजट नहीं है। अब मैं हूँ, मैं टाटा ओनर हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे पास घर में 2 मारुति की गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पास 1999 का मारुति 800 है, उसके बाद जेन थी, जेन बेच दी, अब हमारे पास ब्रेजा है जो डीजल मॉडल में है। अब ये मैं कहूँगा कि क्यों मारुति, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे मारुति के अलावा कोई सर्विस सेंटर नहीं है, और टाटा तो दूर की बात, फोर्ड भी नहीं है, हुंडई का शायद थोड़ा दूर जाके मिल जाएगा, लेकिन मारुति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मारुति के जो पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह, वहाँ पे कोई लोकल मैकेनिक भी आपकी गाड़ी को सही कर देता है। तो जब लास्ट में जब ब्रेजा ले रहे थे पापा, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने उनको रेकमेंड किया था हेक्सा। थैंक गॉड उन्होंने हेक्सा नहीं लिया। अगर हेक्सा ली होती उन्होंने, तो वो बहुत परेशान रहते बिकॉज ऑफ द टाटा सर्विस। प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे इन्होंने भी बोला, सर्विसेज का बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाते रहता हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है तो सर्विसेज भी देनी चाहिए। ये तो हो गया जो मैंने स्टोरी बताई। उसके अलावा जो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को भी जैसे ARAI सर्टिफिकेशन होता है, सेफ्टी का भी सर्टिफिकेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है। 3 अगर स्टार नहीं मिले तो उसको मार्केट में लॉन्च ही ना करो, 3 से ऊपर जो स्टार मिले उसको लॉन्च करो। पब्लिक के लिए सेफ्टी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलर टू मारुति, जैसे उन्होंने बोला था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। 5.5 लाख रुपए में फैंटास्टिक AMT, आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार बोला है, हम आप लोग को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे जिस दिन आप सेफ्टी लेके आ जाओगे। फैंटास्टिक गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, सेफ्टी के भी नॉर्म्स ले आए यार, गाड़ी थोड़ी सेफ तो बना लीजिए। तो और जितने भी मारुति ओनर्स हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनको फेवर करता हूँ। जैसे भाई साहब हैं, उनको भी पता है कि सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को सेफ्टी चाहिए तो मैं तो ये बोलूँगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है यार। जब बचपन में याद होगा, जब आप 7th 8th में होते तो साइकिल मांगते हो, साइकिल बड़ी मुश्किल से मिलती है घर में, फिर बाइक मांगते हो,
फिर बहुत लोग खुद कमा लेते हैं, बहुत लोग गाड़ी भी मांगते हैं घर वाले से, बिना मांगे नहीं होता, उनसे फाइट करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आप जॉब कर रहे हो, प्रमोशन के लिए फाइट करनी पड़ती है ना आपको। सिमिलरली अगर आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी में इतने पैसे डाल रहे हो, तो अपना जो हक है वो मांगो यार। गाड़ी ले ली कोई बात नहीं, कम से कम सेफ्टी की मांग तो करो। जब सेफ्टी की मांग जब तक नहीं करोगे क्यों देंगे? पैसे मिल रहे हैं उनको, सब कुछ मार्केट में शेयर अच्छा चल रहा है, दे विल नॉट बॉदर। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मांगो, क्या है कि गाड़ी हम ले रहे हैं, सेफ्टी भी दो। धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा तो आपको सेफ्टी मिलनी भी शुरू होगी फ्यूचर में। तो यही मेरा मैसेज है। तो थैंक यू सो मच एवरेल भाई। तो एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव? लास्ट मैसेज ये है कि देखिए, ये गाड़ी, अब लोग बोलेंगे ये गाड़ी किसके लिए है, तो मैं वो चीज़ कहना चाहूँगा, ये गाड़ी है किसके लिए। ये गाड़ी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए है। पहला, जो स्कूटर से, टू व्हीलर से अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को एक कार पे, उनके लिए है गाड़ी। चाहे वो टियर 1 सिटीज़ हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, और स्पेशली 2 और 3 सिटीज़। दूसरा उनके लिए है जो सेकेंड हैंड गाड़ी में चला के सीख चुके, अब नई गाड़ी खरीदनी है लेकिन छोटी खरीदनी है, उन लोगों के लिए जो हाई ट्रैफिक डेंसिटी एरियाज जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, वहाँ रहते हैं। तीसरा उन लोगों के लिए है जो कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल दिलाने के बजाय एक सेफ, कुछ तो सेफ्टी वाली गाड़ी दिलाना चाह रहे हैं, सेफ गाड़ी दिलाना चाह रहे हैं, उनके लिए है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आई होप 18+ हो वो, विद ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो एक वो हो गए। चौथे वो लोग हैं जिनको घर में दूसरी गाड़ी चाहिए, भाई हस्बैंड है उनके पास बड़ी गाड़ी है, वाइफ के लिए छोटी गाड़ी चाहिए, या फिर आसपास सामान वगैरह लेने के लिए एक छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, वो हो गए। चौथे लोग हैं न्यूली रिटायर हुए लोग, जिनको यार ड्रामेबाजी वाली लंबी चौड़े ताम झाम फीचर वूचर वो सब नहीं चाहिए, बेसिक छोटी गाड़ी चाहिए, कहीं भी ले जाएं, कहीं भी चला लें, हाँ, A to B जाने के लिए। तो मुझे इनसे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या आप रेकमेंड करोगे? इन्होंने बता ही दिया कि इट इज़ रेकमेंडेड, और 4 कैटेगरी भी दे दी है किन किन के लिए रेकमेंडेड है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। होप ये वीडियो और वीडियो की तरह आपको हेल्प करे गाड़ी परचेज करने में। आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।